Okay. So today we are here to just have a glance on accounts. So you have two groups in your CS. Out of that group 1 and group 1, in that group 1 you have paper 4. So paper 4 has two parts: corporate accounting and financial management. This is part 1 and this is part 2. So out of this, if I talk about part 1, this is of 60 marks. And part 2, financial management, that comes for 40 marks. So today we'll be having a short session. We have part 1 and part 2, accounts and financial management. First I talk about accounts syllabus. Introduction to financial management, financial accounting, that is FIJC theory. What is accounts, concepts, conventions, everything. Real account, personal account, nominal account, golden rule क्या होता है, वो सब चीजें. Then you have corporate and financial, introduction to corporate accounting, मतलब company final accounts, balance sheet format, P&L format, you have that. Then you have accounting standards. So accounting standard is one of the most important part for any company to record the transactions. Then ये सुना है ना हम लोगों ने, आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स. थोड़ा इंटरेक्शन करो. हाँ, आप लोग अनम्यूट रहोगे चलेगा, आंसर तुरंत दे दोगे. इश्यू ऑफ शेयर्स आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, उसी को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे. सो इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता है? वी इशू द शेयर्स, वी आर कंपनी, वी इशू द शेयर्स एंड वी टेक मनी फ्रॉम पब्लिक. आफ्टर सम इयर्स वी माइट रीपे देम. सो अगर प्रेफरेंस के नाम पे लिया था तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करेंगे तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आता है. रिडम्पशन मींस रीपेमेंट. बायबैक ऑफ शेयर्स, repayment to equity shareholders. Then you have ESOP, employee stock option plan. Shares are given to employees at concession, high discount rate. Issue of bonus shares. Shares are given free of cost. Issue of right equity shares. That is again fresh issue of shares. Then you have debentures. How many of you know debentures? I mean, do you know debentures? What is debentures? Khushbu knows it, okay? I mean, debentures क्या होता है? नहीं? खुशबू? सी आई नो, संडे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लंच अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, बट थोड़ा सा. यस खुशबू, समीर, आप लोगों ने सुना हुआ है तो आप लोग बताओ जरा. यू से व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? वन वर्ड. ओके, वन वर्ड में इफ वी से इट्स अ लोन. सो डिबेंचर इज लोन. तो लोन लेने का क्या प्रोसीजर है, लोन रीपे करते वक्त क्या प्रोसीजर होगा, वो सब चीज देख. रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स. रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स मींस एक उससे कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं अंडर राइटिंग. क्या होता है वो देखते हैं, अंडर राइटिंग. देन यू हैव कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स. यू हैव टू डिफरेंट कंपनीज, उन दोनों कंपनी के अकाउंट्स को एक करना है, दैट इज कंसोलिडेशन. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी ए का सेल्स है 10 लाख, कंपनी बी हैज अ सेल्स ऑफ 5 lakhs. I'll make search P&L account where I'll say sales of A and B मिला के it is 15 lakhs. So we have to consolidate it, bring it together. Then ratios.
So whenever somebody asks you, hey, what is your 12th standard percentage? What is your 10th standard percentage? So by percentage, they analyze this. मतलब अगर हम लोग ऐसा बोले कि मेरा 70% था और बोले हमारा 90% था, तो 90% था सुनते ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत पढ़ाकू है, बहुत इंटेलिजेंट है. 70% अरे ये तो अपने जैसा है. तो हम एनालाइज करते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट, पैसा कहां से आया, कहां पे गया, वो सारी चीज. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, cash flow statement. So whenever we get some money, very important thing is from where did we get this money? कहाँ से आया पैसा अपने पास. तो वैसे कंपनी के पास भी पैसा आया तो कहाँ से आया, कहाँ पे खर्चा किया, वो सारी चीजें बताना इस कैश फ्लो स्टेटमेंट. फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगे आने वाले टाइम में हमारा फाइनल अकाउंट्स कैसा दिखेगा वो बताना. अच्छा, अभी ये सब में से आज जो हम लोग बात करेंगे ना वो इसके बारे में है, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स. So when I say related aspects of company accounts, what do we mean by that? आपको ये पता है इश्यू ऑफ शेयर्स, इन इश्यू ऑफ शेयर्स, अनुपमा जी, इन इश्यू ऑफ शेयर्स काफी कुछ करते थे. तो उसके बाद में कुछ आते थे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हम बोलते थे ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ये सारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में से मैं इसकी बात करना चाहता हूं मेनली, सब्सक्राइब. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? सो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मीन्स शेयर्स टेकन अप बाय पब्लिक. Shares agreed to be purchased by public. बट कंपनीज एक्ट का एक रूल है इसमें. कंपनीज एक्ट सेज दैट दिस सब्सक्रिप्शन शुड बी मिनिमम. एनीबडी नोस कितना परसेंट subscription should be minimum? How much percent? Anybody? Correct, Samir. Very nice. 90%. Subscription should be minimum 90%. बट ये सोचो अगर 90% से कम हुआ तो क्या होगा? एनीबडी नोस 90% से कम होगा तो क्या होगा? समीर अनम्यूट करके बोलोगे बेटा. करेक्ट. मतलब अगर सपोज कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 90,000 का. बट एक्चुअल सब्सक्रिप्शन सपोज 80,000 का हुआ, 80,000, 81,000, एनीथिंग. चलो मैं एक शेयर ही काम लेता हूं, 89,999. अगर इतना ही हुआ
If it is less than 90,000, entire issue is failed. एंटायर इश्यू इज फेल्ड का मतलब होता है कि कंपनी को जो भी पैसा मिला है वो सब रिटर्न करना पड़ेगा. कंपनी हैज टू रिफंड ऑल द मनी. करेक्ट ना? दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा किया, पेपर वर्क पे जो खर्चा किया, सब वेस्ट हो गया, तो इट्स अ लॉस. सो कंपनीज डोंट वांट टू मेक दिस लॉस. सो व्हाट कंपनी से एक काम करते, हम पहले से ना एक एजेंट को अपॉइंट कर लेते. क्या करेगा ये एजेंट? ये एजेंट हमको हेल्प करेगा टू सेल ऑल शेयर्स. ये एजेंट हमको हेल्प करेगा टू सेल ऑल शेयर्स. और फिर भी नहीं हुआ तो ही विल परचेज इट. This activity is known as underwriting. This activity is known as underwriting. So again मैं अगर बोलूं what is underwriting? It's an agreement. Agreement between company and agent, जिसको टेक्निकली बोलते हैं अंडरराइटर. So it's an agreement between company and agent, where agent says that all shares will be sold. If not sold, I will purchase it. मतलब गारंटी दे रहे. और बदले में कंपनी उस एजेंट को बोलती है हम आपको कमीशन देंगे. You are taking risk for us, so we will reward you with commission. रिस्क है तो कमीशन है, रिवॉर्ड है. सो विथ दैट रिस्क यू विल हैव अ रिवॉर्ड. अच्छा, रिवॉर्ड कितना? आपस में बैठ के डिसाइड कर लो. कंपनी और एजेंट आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे. लाइक लॉ में हम सीखते हैं ना, आपस में बैठ के डिस्कस कर लो, डिसाइड कर लो कितना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट. बट कंपनीज एक्ट बोलता है जो भी डिसाइड करना है, it should not be more than 5% of issue price of shares. 5% के ऊपर नहीं होना चाहिए. और अगर डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, सो मैक्सिमम इट विल बी 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. इससे कम होगा चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो मैक्सिमम 5% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स. इस तरीके से. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ना तकलीफ कहां होती है? तकलीफ ये होती है कि मैंने एजेंट अपॉइंट किया, पर एक नहीं, मल्टीपल एजेंट्स अपॉइंट किए. मल्टीपल एजेंट्स का मतलब होता है मल्टीपल अंडरराइटर्स. So there are multiple underwriters. So my next point is, कौन बेयर करेगा? अब जो भी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं लिया, वो कौन लेगा? अभी मल्टीपल है ना. तो सपोज ए बी सी 3 जन है, तो कौन लेगा? I'll give you an example. Suppose Z Limited wants to issue 1 lakh shares. And for this purpose, it appoints A, B, and C for 40%, 30%, and 30% underwriting.
तो अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है, तो अब कुछ अनसब्सक्राइब रहा तो कौन बेयर करे? तो मल्टीपल अंडरराइटर्स है तो कौन बेयर करेगा, यही हमको इस टॉपिक में ढूंढना होता है कि कौन सा अंडरराइटर कितना बेयर करेगा। ये कोई है ना रेशियो वगैरह में नहीं जाता है, वो एक्चुअल कमिटमेंट पे जाता है। तो इसके लिए हम लोग को है ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी। मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो भी अंडरराइटर्स होंगे, लाइक अंडरराइटर 1, अंडरराइटर 2, अंडरराइटर 3, 4, 5, जितने भी होंगे, उसमें सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ता है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो जो मिलेगा दैट इज नोन एज नेट लायबिलिटी। दैट मीन्स दिस इज व्हाट यू हैव टू परचेज। इज दैट क्लियर? बट ये जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल खेलता है यहाँ। तो अब इसको है ना थोड़ा और इन डिटेल समझते हैं। सपोज इफ आई से दैट ये चीज है, जैसे ये हुआ तो ए बी एन सी बोलते हैं। ए बी एन सी अप्लाई फॉर 10,000 shares each. A, B and C apply for 10,000 shares each। मतलब वो लोग बोलते हैं पब्लिक जान दो, ये तो हम ही ले लेंगे। मतलब 1,00,000 शेयर्स में से 30,000 शेयर्स तो गया, ईच है ना, बचा कितना? 70। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 shares। out of which 15,000 shares bear the stamp of A, 10,000 shares bear the stamp of B, and 5,000 shares bear the stamp of C। अब ये क्या होता है, हर एक एप्लीकेशन जब आ रहा है ना तो उसमें देखते हैं कि भाई मैंने जिसको अपॉइंट किया था ए, बी और सी, उसके थ्रू कितनी एप्लीकेशंस आई, मतलब वो लोग ने मेरे लिए कितना काम किया। तो वो लोग एप्लीकेशंस पे रबर स्टैंप लगा देंगे खुद का, तो मुझे पता चलेगा कि ये भाई ये अंडरराइटर ने मेहनत की है। सो टोटल एप्लीकेशंस कितना आया था फ्रॉम पब्लिक? 50,000। out of that 15,000 had the stamp of A, 10,000 had the stamp of B, 5,000 had the stamp of C। So 15,000 plus 10, 25, 25 plus 5, 30। And rest applications did not bear any stamp। ठीक है, पहले एकदम बेसिक समझ गया। पहले एक बार वापस क्वेश्चन देख लेते पूरा। क्या लिखा है? Z लिमिटेड वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स। उसके लिए उन्होंने 3 जन को अपॉइंट किया 40%, 30%, 30% के हिसाब से। वो तीनों जन ने बोला 10-10 हजार शेयर्स तो हम लोग ही ले लेंगे, 10,000 शेयर्स तो हम लोग ही ले लेंगे। और फिर पब्लिक के पास से 50,000 एप्लीकेशन है, तो 50 के अंदर 10, 15
10 और 5 had the stems of underwriters, बाकी के ऊपर no steps. तो पहले तो बता बाकी कितना, rest how much, anybody? No one? रेस्ट एप्लीकेशंस कितना है? अरे कुछ तो आंसर दो. नो वन. चलो ग्रेट. Don't want to give any answer. Total 1 lakh applications were there. Out of that, underwriters themselves applied, उसको बोलते हैं firm application for 30,000. Then some applications received from public had the stamp of underwriters. They were 30,000 again. जिनके ऊपर किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होता है उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. हाउ डिड यू गेट अनमार्क्ड एप्लीकेशन? टोटल 50 में से 30 माइनस कर दिया. unmarked application. So remaining are unsubscribed. That remaining is another 20,000. So our question is ये 20,000 shares कौन खरीदेगा? A, B के C या तीनों मिलके, तो कौन से रेशियो में क्या है वैसे सब. So it is not in this ratio. ये रेशियो तो है ही नहीं कि 4:3:3 में ले लेंगे, वैसा नहीं है. इसके लिए हमको सम सॉल्व करना पड़ेगा. तो सम सॉल्विंग के लिए जितने अंडर राइटर्स होंगे ना उतने कॉलम बनाने के. ए बी एंड सी 3 कॉलम्स बना देंगे. ओके. सबसे पहले विल से भाई तुमने कितनी लायबिलिटी ली अपने नाम पे, उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी. गारंटी गिवन. तो ए सेज आई गेव गारंटी फॉर 40%. टोटल 1 लाख शेयर्स, उसका 40% इज 40,000. B says I have given guarantee for 30%, 30,000. C says I have also given guarantee for 30%, 30,000. Less applications received, जिसको बोलते हैं फॉर्म एप्लीकेशन. तीनों जनों ने 10,000, 10,000, 10,000 खरीदा, तो उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी ना. मैंने गारंटी दी थी 40,000, 30,000, 30,000 एंड देन आउट ऑफ दैट 10,000 ईच कम हो जाएगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा. लेस मार्क्ड एप्लीकेशन. तो क्वेश्चन में दिया था मार्क्ड एप्लीकेशन इज दिस वे, और फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. Unmarked application is total 20,000, which will be divided between the partners, this underwriters, in their starting ratio 4:3:3.
स्टार्टिंग में जो रेशियो में हुआ था वो रेशियो में, जरा 20,000 को डिवाइड करके बताओ कितना आता है 4:3:3 में। समीर, खुशबू, डिवाइड 20,000 इन 4:3:3। अरे बोलो बच्चा लोग, कुछ तो बोलो, जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं ना। 8,000, 6,000। हाँ, गुड, वेरी गुड। जब मैं ये तीनों चीजें माइनस कर दूंगा ग्रॉस लायबिलिटी में से, तो मुझे इधर मिलेगा 7,000, इधर मिलेगा 4,000, इधर मिलेगा 9,000। दिस इज नेट लायबिलिटी। दैट मीन्स ये जो 20,000 शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड थे वो ये लोग खरीदेंगे इस तरीके से। सो कोई रेशियो नहीं आएगा ना, सॉल्व ही करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नाउ जस्ट एज्यूम, सपोज फॉर एग्जांपल, ये ना सपोज एग्जांपल 40, ये था 50, 30, 20। सपोज ये ऐसा रेशियो होता, अब जब हम कैलकुलेट करते बाकी एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, तो ये होता 50, ये होता 30 और ये होता 20। फिर मैं इसको डिवाइड करता ऐसे 5:3:2। थोड़ा सा और चेंज, यहां पे 5, यहां पे 10। सपोज दिस इज द डेटा गिवन। अब मुझे 20,000 को डिवाइड करना है 5:3:2 में, तो मैं बोलूंगा 10,000, 6,000, 4,000। अब जब मैं नेट लायबिलिटी लिखूंगा तो माय नेट लायबिलिटी इज 15,000, 9,000 माइनस 4,000। इट इज -4,000, बराबर कि नहीं? बट मैं लायबिलिटी को ऐसे माइनस में तो लिख नहीं सकता, मतलब ये तो गलत है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? ए को 15,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, बी को 9,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, सी को कुछ नहीं लेना है। सी ने जितना बोला था उससे ज्यादा काम कर लिया। सो ए को 15,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, बी को 9,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे। दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 24,000। क्या हमारे पास 24,000 शेयर्स है देने को? नहीं है। वी हैव ओनली 20,000 शेयर्स। दैट मीन्स दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको बोलना पड़ेगा भाई, ये जो सी ने ज्यादा मेहनत कर ली ना, एक्सेस ऑफ सी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए एंड बी, और ए और बी में अगर डिवाइड करना है तो उनका आपस का रेशियो 5:3। सो ये 4,000 को आप बाकी दोनों में डिवाइड कर दोगे 5:3 में, ये आंसर आएगा। और ये इधर प्लस 4,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7,500 और ये हो जाएगा 12,500। अब आ रहा है बराबर 20,000। समझ में आया? Every attempt they are asking this topics question for 5 marks.
So lowest 3 marks, highest 5 marks. They are asking this topic. थोड़ा ध्यान से करना है. Is that clear? एक और सम ट्राई करते हैं. This is your chapter number 6. सपोज ये क्वेश्चन करते हैं. चलो ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये देख लो. क्वेश्चन नंबर 3. Rama Limited has authorized capital of rupees 5 lakhs divided into shares of rupees 50 each. 5 lakhs divided into shares of rupees 50 each makes it 10,000 shares. Company issued for subscription 5,000 shares at a premium of 10. The entire issue was underwritten as follows. The entire issue was underwritten as A 3,000, B 1,500, C 500. तो इन्होंने क्या रेशियो में लिया है? 3,000 is to 1,500 is to 500. जब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो रेशियो में कन्वर्ट होते ही दिस विल बिकम 6 is to 3 is to 1. और फिर 5 का टेबल बराबर है. और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में फर्म अंडरराइटिंग इज 500, 200, 100. सो फर्म अंडरराइटिंग इज 800. आउट ऑफ द टोटल इशू 4,300 शेयर्स इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वर सब्सक्राइब्ड. मतलब वो ऊपर का जो फर्म अंडरराइटिंग है ना, वो मिला के 4,300 है. Following were the marked forms other than form underwriting. A का 1,600, B का 1,000, C का 400. Calculate the liability of each underwriter. पहले ना एक टेबल करते हैं. टेबल total we have to issue 5,000 shares. 5,000 में से एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 4,300. तो एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड को बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड. 700. ये जो 4,300 है ना, इसके अंदर फॉर्म एप्लीकेशन है, मार्क्ड एप्लीकेशन है और अनमार्क्ड भी होगा. फर्म एप्लीकेशन अभी हमने देखा था 800 है. ये देखो ये वाला पार्ट. मार्क्ड एप्लीकेशन यहां पे है 1,600, 1,000 और 400. 3,000, 1,600, 1,000, 400. That means remaining is unmarked. 500. पहले ये वर्किंग समझ में आ गया? कुछ डाउट है तो बोल दो. नो? ओके. ये जो हमारे 3 अंडरराइटर्स है, इसमें से ये 700 शेयर्स कौन लेगा, हमको वो ढूंढना है. Who will take this unsubscribed 700 shares? तो सबसे पहले लाइन पे भी राइट, ग्रॉस लायबिलिटी. ग्रॉस लायबिलिटी इज, यहां पे देखो ये रहा 3,000, 1,500 एंड 500. 3,000, 1,500, 500. ठीक है. लेस फॉर्म एप्लीकेशन. देखो फॉर्म एप्लीकेशन इधर दिया था, ये रहा ब्रेकअप के साथ.
500, 200, 100. Less marked application 1600, 1000 and 400. Very important one जो होता है that is unmarked का. अनमार्क्ड का नंबर ऑफ शेयर्स है 500, जिसको मुझे डिवाइड करना है 6:3:1 में. 6:3:1 में मतलब ये आएगा आंसर. So this comes to -50. This is 150 and this is 600. ठीक है, बट नेगेटिव आ रहा है एक जन का, तो जब नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ सी डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन टू ए एंड बी, और इनका आपस में रेशियो है 6:3 का, मतलब 2:1 का. तो जब मैं ये 50 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 33 और 17. This is your net liability. This is your net liability. Is that clear? चलो एक बार प्लीज बता दो 5 जनों. माही, आमीन, कृतिका, कृतिकी, समीर, खुशबू. एनी डाउट प्लीज? ओके, माही नो, खुशबू का भी नो डाउट्स. ओके, समीर ओके, अमीन नो. कौन एक बच गया? कृतिकी. कार्तिकी. Done? Okay. Understood everyone? Pakka? So, can I give you one sum to solve now? Easy sum. Easier than what we did right now. Solve this first question. It won't take more than 5 minutes. Try to solve this question. चलो, आई गिव यू 5 मिनट्स. एक बार ये ट्राई करो, फिर हम लोग आगे दूसरा करते हैं. ओके, टेक 5 मिनट्स, सॉल्व दिस. कृतिकी लेफ्ट. ओके, सम सॉल्व करने दिया तो छोड़ दिया. वेरी गुड. Should I read the question for you? You have done, you have started. सबसे पहले 75,000 शेयर्स का ग्रॉस लायबिलिटी था. वो 75,000 शेयर्स को हम 50%, 25%, 25%. So when you say 50%, 25%, 25%, that becomes 2:1:1. में डिवाइड कर देंगे. That is your first line. फॉर्म एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो देखो क्या हो जाएगा. नहीं है तो नहीं है. Marked application is given in question. Unmarked is 22,500, which will be divided in 2:1:1. ये आंसर आएगा. Oh, sorry. Okay. So everyone, solution समझ में आ रहा है क्या? देखो इधर
सबसे पहले 75,000 है, 75,000 को 50%, 25%, 25% मतलब 2:1 में डिवाइड हो गया। फर्स्ट लाइन क्लियर एवरीवन? फर्म एप्लीकेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो 0, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0। मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन इन क्वेश्चन एज 15,000, 7,500, 15,000 applications bearing the stamp of underwriters. Unmarked application जो 22,500 बच गया था उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे। 2:1 यहां से आएगा। 37,500 में से ये दो अमाउंट्स माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली इधर से ये माइनस करूंगा तो ये दो माइनस किया तो ये। But then this is coming as negative. So excess of C will be given to A and B in their ratio 2:1. So this will be divided in both in 2:1. So you have 10,000, 5,000. Is that clear? Understood everyone? Any doubt? Okay. तो स्टूडेंट्स, एंडिंग अप द डेमो सेशन हियर। और पूरा टॉपिक सीखना है, पूरा सब्जेक्ट सीखना है, तो उसके लिए विल मीट सून। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रिमेनिंग संडे।